परिवर्तन की मूवमेंट से जुड़े हुए हमारे सभी सहकारियों को मेरा प्रथम क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। जय भीम। सहकारियों, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की जयंती कल आज हम मनाने वाले हैं और देश भर में क्रांति ज्योति सावित्री माई के बारे में जो बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो आज तक नहीं पहुंची है। क्रांति ज्योति सावित्री माई का जो कार्य है विशाल, वो इस देश के लिए बहुत ही बड़ा उनका योगदान है। आज हमारे अपने बीच देश की एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी, 150 साल से भी पुरानी यूनिवर्सिटी है। ऐसे यूनिवर्सिटी की मराठी विभाग प्रमुख धीमंत वंदना महाजन मैडम आज क्रांति ज्योति सावित्री माई फुले जी के बारे में हमें कुछ अनएक्सप्लोर्ड सावित्रीबाई जो आज तक हमें मालूम नहीं थी, जिनके बारे में हमने आज तक नहीं सुना, ऐसी अनएक्सप्लोर्ड क्रांति ज्योति सावित्री माई फुले जी के बारे में वो बातें रखेगी। मैं आप सभी देश भर से जुड़े हुए सहकारियों को, मेरी बहनों को विनम्रता से गुजारिश करता हूं कि आप सभी ध्यान से सुने, क्योंकि धीमंत वंदना महाजन मैडम इस बारे में एक बहुत ही बड़ी जानकार है। मुझे हर साल उनका, कुछ सालों से मैं उनका क्रांतिमयी सावित्रीबाई माई के बारे में उनके विचार मैं सुनता आया हूं। आप सभी को आज ये मौका मिला है, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन्हें अच्छी तरह से सुनते। वी वेलकम टू धीमंत वंदना महाजन मैडम। थैंक यू मैडम, वेलकम। धन्यवाद सर जी। सबको मेरा जय भीम। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सातारा तहसील में एक शिरवण नाम का एक गांव है, वहां पे उनका जो जन्म है वो जन्म हुआ। और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जिनकी शादी वो 10 साल की थी तब महात्मा जी फुले से हुई। अभी आप सब लोग जो परिवर्तन की विचारधारा आगे लाने के लिए प्रयत्नशील है और सम्राट अशोक जी से सावित्रीबाई फुले तक जो एक विचार जोड़ने का जो काम है, आप सब लोगों ने, मैं भी आपके साथ हूँ, तो हम सब लोगों ने जो शुरू किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी काम है। और इसमें अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का जो योगदान है, ये योगदान अगर हमको ध्यान में रखना है तो हमें सबसे पहले आधुनिक काल में जिनका सब काम जो है वो समझने की जो प्रोसेस है वो करनी चाहिए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो सावित्रीबाई फुले का है। अभी चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी और एक जो राजकीय व्यवस्था होती है कि राजकीय व्यवस्था कौन से विचार प्रमाण मानती है और कौन से विचारधारा के अनुसार अपना कार्य करती है, इसका जो आदर्श है वो सम्राट अशोक जी के राजकीय कार्यकाल में हमें दिखता है। और उन्होंने इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और वो केवल भारत में नहीं किया कि तो भारत के बाहर के जो सब अड़ोस पड़ोस के देश थे वहां पे बौद्ध विचार पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण काम जो है वो सम्राट अशोक जी ने किया है। अभी ये परिवर्तन की जो विचारधारा है वो बौद्ध संप्रदाय, चारवाक संप्रदाय, उससे जो शुरू होती है, तो आधुनिक काल में महाराष्ट्र में जो ये सब काम हुआ है तो उनमें बहुजन समाज का जो योगदान है
वो योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और सावित्रीबाई फुले की जिनकी शादी वो 10 साल की थी, तब ज्योतिराव फुले जी से हुई, और 10 साल की उम्र में वो अपना मायका छोड़ के पूना में आई। और वहाँ उन्होंने जो कार्य शुरू किया, कल परसों ही हमने सब लोगों ने बात की कि पहला जो उनका कार्य था वो शिक्षण व्यवस्था का निर्माण एक कार्य था। और एक यहाँ की महाराष्ट्र की महिलाओं को शिक्षण देना चाहिए, ये जो विचार है, ये विचार महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने आगे लाया। और फीमेल स्कूल स्थापना तो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने ऐसा इंस्टीट्यूट निर्माण किया कि जहाँ पे वर्ण व्यवस्था में जो निचले स्थान पे लोग हैं, तो वो महिलाओं को शिक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए पहली जो स्कूल है वो 1848 में पुणे में शुरू हुई। और इस स्कूल में दलित लड़कियां जो है वो लड़कियां अपना शिक्षण लेने का जो एक काम शुरू हुआ था, वो शिक्षण लेने के लिए आगे आई। और 1852 तक जो जो स्कूल उन्होंने शुरू किए, तो वहां पे ब्राह्मण लड़कियां जो है तो वो भी बहुसंख्य मात्रा में शिक्षण ले रही थी। अभी शिक्षण का जो प्रयोजन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोफेसर होंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है उनसे जुड़े हुए होंगे। तो अभी शिक्षण प्रणाली का विचार जो हम करते हैं, तो उसमें सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी ने जिस शिक्षण व्यवस्था का निर्माण किया, तो शिक्षण का सरल अर्थ उन्होंने मानवीय व्यक्ति विकास की जो परिभाषाएं निर्माण की, तो उस परिभाषा में शिक्षण देने का जो प्रयोजन है वो क्या है, ये विचार जो है वो सावित्रीबाई ने भी रखा। अभी महाराष्ट्र में जो मराठी में अलग अलग नियतकालिक उस काल में थे, ज्ञानोदय था, बॉम्बे गार्डियन नाम का नियतकालिक था, बहुत सारे नियतकालिक थे। लेकिन उसमें भी जो उच्च वर्णीय लोग नियतकालिक चलाते थे, तो उन्होंने कभी भी महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का काम जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन जो ख्रिस्ती वृत्तपत्र उस काल में थे, और जो महात्मा फुले जी ने खुद संसार और इशारा नाम के जो दो नियतकालिक है कि उनकी शुरुआत जो थी, पत्रकारिता की जो शुरुआत थी, वो शुरुआत उन्होंने की। लेकिन ज्ञानोदय में ये जो स्कूल शुरू किए थे, तो उसका प्रयोजन क्या था, तो इसके बारे में बहुत बार खुद महात्मा फुले जी ने भी लिखा है। और अलग जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने भी जब वो स्कूल में गए, उन्होंने सब देखा कि वहां की सब व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। अभी इसमें एक बात मुझे लगती है कि सावित्रीबाई फुले का जो संबंध है वो यहाँ के बहुजन समाज से है। और ये बहुजन समाज, उनके जो माता पिताजी है, उनके पिता के पिताजी जो है, तो ये सब लोग खेती करते थे। और ये खेती व्यवसाय करने वाली जो, मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ, इसलिए मैं भी ये बेहतर तरह से मैं जानती हूँ कि जो बहुजन समाज खेती करता है, और खेती में जो महिलाएं हैं, तो ये महिलाएं बहुत बार हम बहुत पीछे जा सकते हैं कि मातृसत्ताक व्यवस्था, स्त्री सत्ताक व्यवस्था, और इसके बारे में आज तक मार्शल और हमारे महाराष्ट्र के कॉमरेड शरद पाटिल है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। तो यहाँ तक आह साळुंखे सर है, तो इन लोगों ने जो या गेल आमोद जी भी है कि उन्होंने जो विवेचन किया है मातृसत्ताक व्यवस्था या स्त्री सत्ताक व्यवस्था के बारे में, उसमें कुछ अंतर विरोध है। लेकिन यहाँ खेती करने वाली, आज भी जब हम आदिवासी समाज की महिलाओं को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अभी उनके यहाँ भी मातृसत्ताक व्यवस्था नहीं टिकी हुई है। क्योंकि जब वो एक हमारी जो सोसाइटी है, कि सोसाइटी के आसपास ये लोग जब आते हैं, तो उनके यहाँ भी जो सांस्कृतिक
संक्रमण जाता है वो बहुत बार निगेटिव संक्रमण जाता है। और अभी उनका भी जो विचार है आदिवासी महिलाओं का वो अलग परिप्रेक्ष्य में हमें हम लोग करते भी हैं और करना भी पड़ेगा। लेकिन खेती से संबंधित जो स्त्रियां थी, मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो नाता है वो मातृसत्ताक व्यवस्था से है, स्त्री सत्ताक व्यवस्था से है। और अभी भी जो किसान आंदोलन चल रहा है उनमें भी ये बात आगे आ रही है कि खेती करने वाला सिर्फ पुरुष नहीं है, तो महिलाएं जो है वो पुरुष से भी कई बार ज्यादा खेती में श्रम करती है। अभी आप जब महात्मा फुले जी का काम भारत में चल रहा था उसके आसपास से ही वर्गीय फिलोसॉफी का निर्माण जो है वो मार्क्स ने किया और एंगल्स ने जिसको हम कुटुंब संस्था का जाहिरनामा बोलते हैं, तो उस जाहिरनामा में उन्होंने मातृसत्ताक व्यवस्था स्त्री सत्ताक व्यवस्था के बारे में लिखा है। और कुटुंब एकक जो है वो किस प्रकार स्त्रियों का शोषण करता है, ये सब विचार जो है वो उन्होंने भी वहां पे एक प्रयत्न किया है। लेकिन अभी भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि धर्म वर्ण और जाति व्यवस्था के उत्तरंड के अनुसार यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके श्रम का जो एक विचार होना चाहिए था वो अभी भी हुआ नहीं है। और खेती से संबंधित जो महिलाएं हैं उनमें ऐसा कुछ अलग है कि वो किसी भी परिस्थिति में डट के खड़ी हो सकती है। और यही सब हमको कहाँ दिखता है कि सावित्रीबाई फुले जिन्होंने ज्योतिराव फुले का साथ दिया और यहाँ के बहुत सारे अभ्यासक महाराष्ट्र के, अभी सावित्रीबाई फुले का पहला जो चरित्र लिखा गया वो 1939 में लिखा गया, शांताबाई रघुनाथ बनकर। इन्होंने वो मुंबई में रहती थी, बाद में उनकी शादी होकर नागपुर चली गई, तो उन्होंने उनके चरित्र को लिखा। और 1966 में फुलवंताबाई छोड़गे, अभी ये मेरे पास होगा यहाँ पे मेरे टेबल पे पड़ा हुआ था कि फुलवंताबाई जोड़गे जो है उन्होंने दूसरा चरित्र लिखा। और उस दिन जो हमने बात की थी कि डॉक्टर अनिमाड़ी सॉरी डॉक्टर मा गो माड़ी, इन्होंने सावित्रीबाई फुले का तीसरा जो चरित्र है वो चरित्र लिखा। और यहाँ का जो साहित्य संस्कृति मंडल है, अभी हरिनरके जी ने इनका थोड़ा नया जो संस्करण है वो करके ये जो बुक है वो पब्लिश किया है। अभी सिर्फ अगर हम सावित्रीबाई फुले जी की बात करें तो मराठी में 50 ऐसी बुक्स है कि जो सावित्रीबाई फुले पे लिखी गई है। और महात्मा फुले जी के ऊपर सिर्फ मराठी में नहीं तो महात्मा फुले जी का जो समग्र साहित्य है वो समग्र साहित्य मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है और हिंदी में भी इनका ट्रांसलेशन जो है वो किया है। इतना ही नहीं, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, अलग अलग जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें भी ये सब फुले जी का लिटरेचर जो है वो लिटरेचर आया हुआ है। अभी शिक्षण व्यवस्था और अभी का जो हमारा नया शैक्षणिक धोरण अभी लागू करने का जो प्रयास चल रहा है और उसमें क्या है क्या नहीं, इस पे भी हम लोगों को चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन फुले जी ने और सावित्रीबाई फुले जी ने जिस शिक्षण की बात की तो इसमें और एक बात हम सबको ध्यान में लेनी है कि अभी तक हमारे, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ और ज्ञान परंपरा नाम की चीज जो है वो आधुनिक काल में भी जो ग्रंथ में लिखा गया वही ज्ञान, इसमें ही हमारा सब ज्ञान व्यवहार जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर हम बहुजन समाज की बात करें, हम दलित समाज की बात करें तो ये सब जो जनजातियां है जिसे बाद में ओबीसी ऐसा बोला जाता है और उसके अंदर जो जो जातियां आती है और जो पंचम वर्ण ज्योतिराव फुले जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोले कि बाकी के लोग तो ऐसे है कि इनको तो वर्ण व्यवस्था में स्थान भी नहीं है। तो अभी जाति के उत्पत्ति पर हम देखेंगे तो अभी ये सब लोग जो है वो अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और ये जो व्यवसाय है
कि ये व्यवसाय उनकी कला का एक माध्यम है कि असंख्य कलाएं वहां से हम हमको ध्यान में आती है कि अरे कितनी कलाएं ये सब लोग उनके अंदर है। और यहाँ की भारत की जो श्रम व्यवस्था है वो इन लोगों से जुड़ी हुई है। और इनमें महिलाओं का जो योगदान है वो योगदान बहुत ज्यादा है। लेकिन मार्क्स को भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उनको पता होने का कुछ कारण नहीं था। तो उनकी सब जो उन्होंने विचारधारा रखी तो भारतीय श्री के श्रम का जो अवमूल्यन हुआ वो अभी तक इसकी जो एक मांडनी होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, ऐसा एक अभ्यासक के तौर पे मुझे लगता है। और इसी विषय में अगर हम सावित्रीबाई फुले के पास वापस आते हैं तो उनमें ये सब उनमें गुण थे। और ये श्रम करने का जो एक हुनर होता है वो उनके अंदर था। और जो परिस्थितियां है तो वो परिस्थितियों को सामने जाने के लिए जो एक जैसे हम मराठी में धाड़स बोलते हैं, हिंदी में मुझे बहुत जल्दी शब्द कभी कभी मुझे याद नहीं आते, मैं मराठी की प्रोफेसर हूँ। तो ये सावित्रीबाई के नेचर में होने के कारण शिक्षण व्यवस्था का जो निर्माण उस काल में किया गया वो बहुत ही तत्कालीन संस्कृति के विपरीत था। और हम सब लोगों को पता है कि उस समय पुणे शहर ये पेशवाई की राजधानी थी। और इतने सनातनी शहर में मैं जब पुणे और बॉम्बे मुंबई ऐसे तुलना करती हूँ उस काल की, जिसे हम वासातिक काल बोलते हैं, तो मुंबई ब्रिटिश लोगों के पहले वो पुर्तगाली लोगों के इसमें आती थी। तो यहाँ पे एक जो खुला ओपन एजुकेशन हम बोलते हैं, जो भौतिकवादी शिक्षण की शुरुआत उस काल में हुई वो मुंबई में करने के लिए थोड़ा इजी था। लेकिन इतना इजी वो पुणे में नहीं था। वहां पे ख्रिस्ती मिशनरी और जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने जो व्यवस्था निर्माण की तो उनको संस्कृत पाठशाला खोलनी पड़ी। उन्होंने जो मुंबई में किया वो पुणे में नहीं कर सके। और इतने विपरीत काल में सावित्रीबाई फुले खुद ट्रेनिंग लेती है, वो नगर में ट्रेनिंग लेती है, वो पुणे में ट्रेनिंग लेती है। ट्रेनिंग लेके वो भारत की पहली मुख्याध्यापिका बनती है और खुद स्कूल चलाती है। स्कूल चलाने के लिए वो अपने घर से निकल के जहाँ ये व्यवस्था की गई, भिडेवाड़ा हो, अगर चिपळूणकर का वाड़ा हो, या उनके जो मुस्लिम सहकारी थे तो उनके घर में उन्होंने स्कूल चलाए। फातिमा जो थी, फातिमा सावित्रीबाई के साथ उस स्कूल में पढ़ाती थी। सावित्रीबाई के लिटरेचर में जब सावित्रीबाई मायके में थी और उन्होंने ज्योतिराव फुले जी को एक खत लिखा तो उसमें उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तब वो लिखती है कि फातिमा पे अब फातिमा को ये सब काम जो है स्कूल का वगैरह सब वो सब अभी संभालना पड़ेगा और इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आएगी। तो ये जो है कि फातिमा का योगदान ये भी थोड़ा नजरअंदाज हुआ है। इस पे बहुत सारा रिसर्च जो है वो आगे करना पड़ेगा। तो इस तरह वहां की जो ब्राह्मणशाही थी उसके विरोध में जाके सावित्रीबाई फुले ने शिक्षण व्यवस्था की नींव जो है वो पुणे में रखी। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगी कि ये तो सब सावित्रीबाई फुले पे भी लिखा गया, ज्योतिराव फुले जी पर तो बहुत सारा लिखा गया और अभी भी उनका एंगल्स बाकी है कि उनके एक नई विचारधारा जो है इस साल के परिप्रेक्ष्य में वो हम आगे ला सकते हैं। इतना कुछ उनके सब कार्य में और उन्होंने जो लिखा है उनकी सब जो मांडनी है उसमें सब कुछ आता है। लेकिन सावित्रीबाई के परिप्रेक्ष्य में मैं दो बातें रखना चाहती हूँ। एक तो सावित्रीबाई के स्कूल में एक मुक्ता साळवे, मुक्ता मांग नाम की एक लड़की थी, छोटी लड़की थी, 13-14 साल की वो होंगी और वो सावित्रीबाई के स्कूल में पढ़ती थी। उनका एक छोटा सा निबंध है और वो ज्ञानोदय जो नियतकालिक है, ज्ञानोदय में उस काल में छपा गया और जिसको हम आगे जाके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस तरह सब कार्य किया और दलित लिटरेचर की जो मूवमेंट है
वो महाराष्ट्र में बहुत तेज हुई। महाराष्ट्र से अलग अलग भारत के जो प्रांत है वहां पर दलित साहित्य का अलग जो एक विचार है वो सामने आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि दलित लिटरेचर, और जिसे मैं खुद स्त्रीवादी साहित्य की अभ्यासक हूँ, फेमिनिस्ट मूवमेंट लिटरेचर और क्रिटिसिज्म जो है उस पे मेरा थोड़ा बहुत काम है। लेकिन ये फेमिनिस्ट मूवमेंट और दलित लिटरेचर की जो मूवमेंट है उसके सब मूल जो हमें दिखते हैं वो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने उस काल में जो कार्य किया वहां पे हमको दिखते हैं। और ये 13-14 साल की मांग समाज की लड़की महार मांगांचे दुख इस नाम का एक निबंध लिखती है। और इस निबंध में वो बहुत बड़े प्रश्न खड़े करती है। और पहला सवाल वो करती है यहाँ के धर्म व्यवस्था को, और वो पूछती है कि अगर हमें इस धर्म ने नकारा है तो हमारा धर्म कौन सा है। और वो महिलाओं का दुख लिखती है। वो लिखती है कि जब हमारे समाज की महिलाएं उनकी डिलीवरी होती है तो कोई भी उनको स्पर्श नहीं करता, और उनकी डिलीवरी रास्ते पे होती है। अगर ये धर्म हमको इतना नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है तो इस धर्म को हमने मानना चाहिए क्या। ये बड़ा जो सवाल है वो मुक्ता ने खड़ा किया। और उन्होंने पूछा कि अभी हमें जो धर्म में स्थान नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। इसकी जो मांडनी है उस निबंध में मुक्ता साळवे ने की। और दलित लिटरेचर की जो शुरुआत है वो मुक्ता के इस निबंध से हुई, ऐसा हम मान सकते हैं। एक आगे जाके ताराबाई शिंदे, यहाँ का बुल्ढाना जो शहर है वो बुल्ढाना में ताराबाई शिंदे रहती थी। और उनके जो पिताजी थे वो ज्योतिराव फुले जी के सत्यशोधक मूवमेंट जो उन्होंने 1873 में शुरू की, तो वो उनके संपर्क में थे। ताराबाई शिंदे ने तो स्त्री पुरुष तुलना नामक एक छोटा सा एक दीर्घ निबंध हम उसको बोल सकते हैं कि वो लिखा। और उसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था के तौर पे और जाति व्यवस्था के तौर पे यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका क्या दुख है। और जो प्रथा परंपरा थी कि सती प्रथा थी, बाद में जरठ कुमारी विवाह से विधवा विवाह तक जो अलग अलग प्रश्न थे। और सबसे गहन प्रश्न कि जिसके लिए सावित्रीबाई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, कि अगर सती जाने की प्रथा बंद हो गई तो जिनका जो विधवा थी तो उनको जो क्या बोलते हैं उसको, कि उनको घर में ही जो जिस तरह से उनका उपभोग लिया जाता था, और अगर कुछ गलत हो जाए तो उनको आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त किया जाता था। इन संकट से उन्हें बचाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने खुद अपने घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। अभी ये बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना जो की गई वो सच में ब्राह्मण महिलाओं के लिए थी, क्योंकि ताराबाई शिंदे लिखती है कि ऐसी कौन सी भी प्रथा बहुजन समाज में नहीं थी, और बहुजन समाज में विधवा विवाह करने की अनुमति थी। अभी हम वर्ण व्यवस्था की उतरण पे ये सब प्रश्न अगर देखेंगे तो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह है। और दूसरा बहुत बड़ा काम जिसमें सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है वो है नाई समाज का संप जो है उस काल में उन्होंने सब नाई बंधु जो थे उनको प्रवृत्त किया और उनको बोला कि आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो कि आप महिलाओं के बाल काटते हो, उनका केशवपन करते हो, तो ये बात गलत है। और ये उनके समझ में जब आया तभी उन्होंने वो काम करने के लिए नकार दे दिया। और ये जो काम है ये भी जो है वो ब्राह्मण महिलाओं के लिए है। अभी ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि समता की जो व्याख्या थी जो गौतम बुद्ध जी, सम्राट अशोक जी, वहां से तो सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले जी और बाद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये जो परिवर्तनवादी विचारधाराएं है उसमें जो एक समानता का जो मतलब है
वो जिस तरह से उन्होंने बताया, अभी सावित्रीबाई फुले जी का जो साहित्य है, वो महात्मा फुले जी का जितना साहित्य है उतना सावित्रीबाई फुले लिख नहीं सकी। अगर उनका पहला जो काव्य संग्रह है, काव्य फुले नाम से वो प्रकाशित हुआ है। वो कविता अगर हम पढ़े तो हमें क्या दिखता है कि सावित्रीबाई फुले एक निसर्ग है, और उनकी जो सत्यशोधक समाज में ज्योतिराव फुले जी ने निर्मित की संकल्पना एक दी है, या निर्मित की संकल्पना उन्होंने मान्य की है। अभी अभ्यासक के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो जब हम सर्वसामान्य लोगों के लिए काम करते हैं और हमें बहुत बड़े एक व्यवस्था के खिलाफ जाके सब संघर्ष खड़ा करना है, तो उनको कुछ तो देना पड़ता है। और एक देने के लिए निर्मित की जो संकल्पना है वो ज्योतिराव फुले जी ने आगे लाई। और ये निर्मित यानी निसर्ग, ऐसा अभ्यासक के तौर पे मुझे लगता है। काव्य फुले में जो कविताएं आती है वहां पे एक शंकर जी के बारे में, जिसको हम आदिनाथ बोलते हैं, उसके बारे में सावित्रीबाई फुले लिखती है। अगर हम वेदों में जो प्रतिमाएं आती है वो हम देखें, और वेद पूर्व काल पे जो रिसर्च हुआ है उनसे हम थोड़ा खंगाल के कुछ देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि सिंधु संस्कृति जो है, कि सिंधु संस्कृति में जो सब प्रतिमाएं थी, प्रतीक थे, तो आदिनाथ की जो संकल्पना है वो वहां से वहां हमें देखने को मिलती है। और आदिनाथ और ये अलग अलग जो ये बहुत बात रख सकते हैं हम इस विषय पर, कि अगर महाराष्ट्र का विचार हम करेंगे तो यहाँ पे खंडोबा, ज्योतिबा, जिनको बाद में हमने ये बना डाला कि उनको हमने देवत्व दे दिया, और उन पे विचार और सोचने की जो हमारी क्षमता है वो उसपे हमने रोक लगा दिया। लेकिन अगर वेद पूर्व काल का हम विचार करते हैं तो उनमें जो कुछ प्रतिमाएं बाहर आती है तो वो सावित्रीबाई फुले के काव्य फुले में हमें दिखती है। और उन्होंने जो ज्योतिराव फुले जी का निधन हो गया और बाद में जो सत्यशोधक समाज का जो नेतृत्व है वो खुद सावित्रीबाई फुले ने किया। और वहाँ एक अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने जो व्याख्यान दिया, उन्होंने जो बात लोगों के सामने रखी, तो उसमें उन्होंने एक भारतीय इतिहास का जो परिप्रेक्ष्य है वो परिप्रेक्ष्य के बारे में लिखा हुआ है। और दूसरा बहुत बड़ा इसका प्रमाण जो है वो उनका दूसरा जो काव्य संग्रह है, 52 कशी सुबोध रत्नाकर, ऐसा उस काव्य संग्रह का नाम है। और ये एक दीर्घ कविता है। इस कविता में सावित्रीबाई फुले ज्योतिराव जी का जो चरित्र है, अपने पति का जो चरित्र है लिखती है। और वो चरित्र जब वो लिखती है कि अभी हम गुलामगिरी पढ़ेंगे, सार्वजनिक सत्य धर्म पढ़ेंगे, तो गुलामगिरी में जिस तरह एक भारतीय इतिहास, अभी तो हमारे पास बहुत सारे संदर्भ हैं, वो वेद पूर्व काल पे भी है और वेद काल पे भी है। हम बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन बुद्ध काल, चारवाक काल और जो हमारी अवैदिक परंपरा रही है, इस अवैदिक परंपरा के बारे में अभी हमारे पास बहुत सारे संदर्भ उपलब्ध है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सब खुद पढ़े और पढ़कर उन्होंने एक नया जो प्रमाण शास्त्र है, जो ज्योतिराव फुले जी ने, उनके ज्योतिराव फुले जी के काल में संदर्भ नहीं थे, लेकिन जो भी संदर्भ उपलब्ध हुए उस संदर्भ का एक अभ्यास करके ज्योतिराव फुले भारतीय इतिहास का एक खुद का जो अप्रोच है वो अप्रोच स्पष्ट करते हैं। और 52 कशी सुबोध रत्नाकर इस कविता में सावित्रीबाई फुले इसी सभी इतिहास का जो एक लेखा जोखा है वो देने का प्रयत्न सावित्रीबाई फुले ने किया हुआ है। और जो अभी
सम्राट अशोक जी, गौतम बुद्ध, और जो ये परिवर्तनवादी विचार है, ये परिवर्तनवादी विचार उन्होंने सब उस कविता में लिखा है। और ज्योतिराव फुले जी कौन सा विचार प्रमाण मानते थे, ये सब बातें जो है वो उस कविता में इतनी अच्छी तरह से आई है। और ज्योतिराव फुले जी की एक जो जड़न घड़न है वो किस तरह से हुई, इसकी भी जो मांडनी है वो उस कविता में आती है। तो अभी ये विचारधारा जो है ये स्पष्ट है। और बुद्धिज्म के बारे में जो चित्रण है वो भी उस कविता में आता है। अभी ज्योतिराव फुले जी ने जो लिखा उसमें बुद्धिज्म का बहुत सारा संदर्भ नहीं भी आता है, लेकिन उन्होंने बुद्ध के बारे में पढ़ा था। और अगर हम उनका समग्र जो साहित्य है वो थोड़ा अच्छी तरह से अगर हम पढ़ते हैं तो ये सारे संदर्भ जो है वो वहां पे हमको दिखते हैं। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी में हमने 2018 में एक सेमिनार लिया था, और वो सेमिनार मराठी लिटरेचर पे था। ज्योतिराव फुले जी का जो विचार है, उनका प्रभाव मराठी लिटरेचर पे किस तरह से है, ऐसा वो विषय था। अभी उनका एक 500 पृष्ठ का जो एक ग्रंथ है वो अभी 11 अप्रैल को जब फुले जी की पुण्यतिथि है उस दिन हम लोग प्रकाशित करने वाले हैं। तो उसमें भी जो मांडनी आगे आई है उसमें भी ये सब मुद्दे, कुछ अभ्यासक हमारे जो है महाराष्ट्र के, कि उन्होंने उस मुद्दे पे ध्यान केंद्रित किया हुआ है कि बुद्धिज्म से क्या ताल्लुक ज्योतिराव फुले जी का था, और उनके समग्र साहित्य में ये संदर्भ जो हमें मिलते हैं वो किस तौर पे मिलते हैं। अभी सावित्रीबाई के कुछ भाषण हम पढ़ेंगे, उनकी 52 कशी सुबोध रत्नाकर जो कविता है ये अगर हम पढ़ते हैं तो ये भारतीय इतिहास का जो एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य है वो वहां पे हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। बहुत सारी बातें हम इस पे कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक भावनिक होके मैं नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन एक अभ्यासक के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय श्रीमुक्ति का जो आंदोलन है, अभी फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अभ्यासक एक आरोप भी उस पे करते हैं कि ये तो सब यूरोपियन विचारधारा है, बाहर की विचारधारा है, वेस्टर्न विचारधारा से अपने सब लिया हुआ है। लेकिन आधुनिक काल में भारतीय श्री मुक्ति जो है, उस श्री मुक्ति की जो नींव रखी वो सावित्रीबाई फुले ने रखी है। और ये इतने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उन्होंने रखी है कि एक एजुकेशन से एक जो उस काल में कुटुंब व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं का स्थान था, उसपे उन्होंने सिर्फ विचार नहीं रखा, तो उन्होंने उसका उपयोजन किया और बहुत सारा काम जो है वो भी उन्होंने उस पे खड़ा किया। अभी हम सब कहीं ना कहीं हम लोग जो ताल्लुक रखते हैं वो हम खेती बाड़ी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर हम अभी किसी भी नौकरी व्यवसाय में भी आ गए तभी भी हमारा जो ताल्लुक है वो खेती से है। और खेती के जो असंख्य प्रश्न है वो आज भी है, वो महाराष्ट्र में है, वो बिहार में है, इधर सब झारखंड होगा, यूपी होगा, एमपी होगा। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पे खेती के प्रश्न जो है वो बहुत तीव्र रूप से आगे आ रहे हैं। ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी ने इन पे भी काम किया, उस काल में उन्होंने काम किया। ज्योतिराव फुले जी जिस तरह कॉन्ट्रैक्टर थे व्यवसाय के तौर पे, वैसे वो खेती से भी ताल्लुक रखते थे, वो खुद खेती करते थे। और उनका एक जिसको किसान का कोडा बोलते हैं मराठी में, हम उसको शेतकऱ्याचा आसूड नाम का जो ग्रंथ है वो ज्योतिराव फुले जी ने लिखा। और उस ग्रंथ में उस काल में किसान की जो समस्याएं थी वो समस्याएं क्या है इसका बहुत बारकाई से विचार जो है वो ज्योतिराव फुले ने लिखा। और वो लिख के रुके नहीं, उन्होंने गांव गांव में जाके उस ग्रंथ को पढ़ा और लोगों को पूछा कि ये जो मैंने लिखा है ठीक है ना।
अभी ये वो अगर किसान का कोड़ा हिंदी में बहुत ट्रांसलेट हुआ है, अगर वो ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से स्वामीनाथन आयोग और जो अलग अलग आयोग आए और जो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे आयोग आए आत्महत्या से लेके बहुत सारे प्रश्न पे, लेकिन इतना बेसिक काम जो ज्योतिराव फुले जी ने उस काल में किया है, तो अभी भी परिस्थिति बहुत बदली ऐसा बोलने का धाड़स हम लोग नहीं कर सकते हैं। और ज्योतिराव फुले जी के बारे में और सावित्री जी के बारे में और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो हमारा आदर्श सहजीवन है, उस सहजीवन की व्याख्या क्या होनी चाहिए। ये व्याख्या जो है वो इतनी परिपूर्ण रूप से उन्होंने बहुजन समाज के आगे रखी कि कौटुंबिक समता नाम की चीज क्या होती है। ये अगर हमें देखना है तो हमारा आदर्श दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, वो ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी ही हो सकते हैं। मैं और एक बात रखे मैं विराम लूंगी कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव जी को खुद की संतान नहीं थी। उन्होंने सत्यशोधक समाज का निर्माण किया और उन्होंने बोला कि हमें ईश्वर के पास जाने के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है और शादी ब्याह करने के लिए हम वैदिक अनुसरण करते हैं वो हम नहीं करेंगे, हम अलग पद्धति से विवाह करेंगे। और उन्होंने विवाह को करार बोला। अभी ये जो विचार था आज भी हमें सोचना पड़ता है कि हमने ये सब विचार कितना अभी तक प्रमाण माना है। और समता की कौटुंबिक व्याख्या जो है वो उनके सहजीवन से हमें ध्यान में आती है। उनका उन्होंने उनको खुद को संतान नहीं हुआ और जब सावित्रीबाई फुले जी के घर उनके माँ बाप और ज्योतिराव फुले जी के माँ बाप उनको ऐसा लगा कि उस काल में तो क्या दो शादियां करना कुछ बड़ी बात नहीं थी, वो सहज कर सकते थे ज्योतिराव फुले। लेकिन जब ये सवाल खड़ा किया गया तब ज्योतिराव फुले जी बोले कि अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सावित्री जी में कुछ कमी है इसलिए मैंने दूसरा ब्याह करना चाहिए, लेकिन अगर इसका उल्टा होगा तो अगर कमी मुझ में होगी क्या आप सावित्री को परमिशन देंगे दूसरा विवाह करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि समता की कौटुंबिक समता से सामाजिक समता की इससे अलग व्याख्या जो है वो नहीं हो सकती। और सती प्रथा पे बात रखते हुए जो ज्योतिराव फुले जी ने कहा है कि मैंने सती प्रथा के बारे में भी उन्होंने कहा कि सिर्फ महिला सती जाती है, पुरुष क्यों नहीं सता जाता। अभी तो ये शब्द जो है वो हमारे डिक्शनरी में ही नहीं थे। तो ये कौटुंबिक समता का जो एक प्रमाण उन्होंने बहुजन समाज के आगे रखा है उस पे भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा। यहाँ महाराष्ट्र में जो श्री मुक्ति आंदोलन में बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स है वो काम करती है, तो वो बोलती है कि सावित्री तो बहुत है लेकिन ज्योतिराव जी की कमी जो है वो हमें समाज में दिखती है। तो अभी ये सब बातें जो है तो सहजीवन से खेती बाड़ी से किसान के जो प्रश्न है वहां से महिलाओं के प्रश्न, जाति के प्रश्न, वर्ण धर्म के प्रश्न, वर्गीय प्रश्न के बारे में ज्योतिराव फुले जी ने कुछ एक विचार जो है वो रखने का प्रयास उस काल में किया है। तो इतने अलग अलग दृष्टिकोण से हम सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले जी का जो सब कार्य है वो कार्य हम उसका हम विचार कर सकते हैं। और इनका जो नाता है वो नाता ये हम अभ्यास के तौर पे सिद्ध कर सकते हैं कि वो सम्राट अशोक जी से है, वो गौतम बुद्ध जी से है। और ये अवैदिक विचारधारा हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के जो एक बहुत अच्छे अभ्यासक है, लेकिन जो ज्योतिराव फुले जी के बारे में हुआ कि 25-30 साल तक उनका जो लिटरेचर है वो लोगों ने आगे ही नहीं आने दिया। और मैंने अभी जिस ग्रंथ का जिक्र किया ताराबाई शिंदे ने जो स्त्री पुरुष तुलना नाम का ग्रंथ लिखा, तो यहाँ के सब तथाकथित जो विद्वान है उन्होंने ये माना ही नहीं कि एक महिला ये लिख सकती है। वो बोले कि अरे ये तो उन्होंने नहीं लिखा है, ये तो
ज्योतिराव फुले जी ने लिखा है। जो सब शैली जो है वो तो ज्योतिराव जी की जैसी है, तो ये महिला क्या लिखेगी, ये तो ज्योतिराव जी का ही लिखा हुआ है। तो ये जो होता है वो बहुत सारे अभ्यासक जो है तो ये मैं खुद लिटरेचर पढ़ाती हूँ, और जब मैं मराठी साहित्य का इतिहास मैं पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, तो मुझे ये दिखता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतना बड़ा लिटरेचर सत्यशोधक मूवमेंट ने यहाँ पे निर्माण किया हुआ है। एक ज्योतिराव फुले जी, कृष्णराव भालेकर से मुकुंदराव पाटिल तक, तो ये लिटरेचर यहाँ के वाङ्मयीन इतिहास से गायब है। उन लोगों ने वो जो एक उच्च वर्णीय अप्रोच था इतिहास लिखने का, ये तो प्रत्यक्ष इतिहास में भी हुआ, ये संस्कृति के इतिहास में भी हुआ, और ये लिटरेचर के इतिहास में भी हुआ। ये सावित्रीबाई की कविता सावित्रीबाई फुले ने लिखी नहीं, वो भी ज्योतिराव फुले ने लिखी। ऐसा लिखने वाला एक बड़ा जो वर्ग है वो यहाँ पे था, अभी भी है। और ये सब प्रश्न जो है इनसे जूझते हुए हम सबको आगे जाना है, और ये इतना स्पष्ट रूप से जो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो स्पष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास जो है हम सबको करने ही पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो बात रखनी थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो अभी मैं विराम लेती हूँ। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में मेरे कुछ जो विचार है वो आपके सामने मैं रख सकी, इसलिए आप सभी लोगों की मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।